हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन डे स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में डिस्कस किया प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या क्या इसके टर्म्स हैं और इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रैनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम RADP एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी रैनफीड एरिया जहाँ बारिश के पानी पर ही सिंचाई किया जाता है, वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए रैनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। इसके बारे में हमें पढ़ना है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रैनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम RADP was launched in the year of 2011-12 as a सब स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यानी वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक सब स्कीम चलाई गई जिसका नाम था रैनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, इट एम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स especially small and marginal farmers by offering a complete package of activities maximize farm returns। यानी इस योजना का एम किसानों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, स्पेशली जो छोटे किसान हैं और मार्जिनल फार्मर्स यानी जो कम फसलों का उत्पादन कर पाते हैं, उनके लिए इस योजना में कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटी यानी कि खेती करने का एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया जाता है जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करके रिटर्न प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है, RADP फोकस ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज। यानी RADP ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे पैदा हो इस पर फोकस करता है। इसके लिए वह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी एकीकृत कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंजेस से होने वाले जोखिमों को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम आर, फर्स्ट है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी of rainfed area in a sustainable manner by adopting appropriate farming system based approaches। यानी adopting appropriate farming system, अच्छे फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर रैनफीड एरिया में सस्टेनेबल मैनर यानी स्थायी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कृषि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, इंक्रीजिंग, इस पर इस योजना में विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल क्रॉप फेल्योर ड्यू टू ड्रॉट, फूड और अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डाइवर्स फीड एंड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। यानी कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम विविध और मिश्रित कृषि प्रणाली के माध्यम से ड्रॉट, सूखा, फ्लोड यानी बाढ़, अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कभी भी बहुत अधिक बारिश हो जाती है कहीं भी, इन सब चीज़ों से फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह भी है। नेक्स्ट है, इन्हांसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम एंड लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन रैनफेड एरिया। यानी रैनफीड एरिया के किसानों की आय में इनकम और उनके लाइवलीहुड में सपोर्ट करके उनकी गरीबी को रिड्यूस किया जाए, इस योजना का यह भी प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कन्वर्जेंस ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट एरिया फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज बाय एस्टेब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर इन इंस्टीट्यूशंस। यानी डिफरेंट एरियाज और इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हुए एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को स्थापित करके रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैसे किया जा सके, इसके लिए प्रोजेक्ट एरिया यानी परियोजना क्षेत्र में रिलेवेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार इस योजना में हमने देखा कि RADP प्रोग्राम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार से रैनफीड एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे लाया जा सकता है उसमें, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। एक्सप्लेन नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रैनफीड एरिया NWDPRA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी इस क्वेश्चन में हमें रैनफीड एरिया में नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला जा रहा है, इसके बारे में पढ़ना है और इसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन में हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रैनफीड एरिया NWDPRA इज अ स्पेशल सेंटर असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेटर फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रैनफीड एरिया, इसका मतलब है कि रैनफीड एरिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों के परिवारों को कैसे लाभ हो, इसके लिए सेंट्रल द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जाता है। नेक्स्ट है, द स्कीम ऑफ नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रैनफीड एरिया NWDPRA वाज लॉन्च्ड इन 1990 एंड 91। यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यह रैनफीड एरिया के लोगों के लिए 1991 में चलाया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रैनफीड एरिया फोकस ऑन द फील्ड एक्टिविटी फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ द एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। यानी रैनफीड एरिया में इस प्रोजेक्ट द्वारा वहाँ के लैंड यूज पैटर्न यानी भूमि उपयोग पैटर्न को अपलिफ्ट करना और भूमि और जल संसाधनों के विकास के लिए डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, इसके लिए
फील्ड एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, या फिर यह भी इसमें निहित है। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सच एज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, ऑर्गेनिक कंजर्वेशन प्रैक्टिस, रन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। यानी नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी मिट्टी और जल का कंजर्वेशन ना हो, वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, इन सब चीज़ों पर वर्क करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू इनहेंस कैश फ्लो थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार के द्वारा कैश फ्लो यानी नकदी प्रभाव को बढ़ाना, इनहेंस करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसके मॉनिटरिंग में स्ट्रेंथन पीपल्स का भागीदारी को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कैचमेंट एरिया थ्रू प्रमोशन ऑफ स्ट्यू मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी मॉइस्चर कंजर्वेशन, मिट्टी की नमी को बचाए रखना और कैचमेंट एरिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोशन के माध्यम से बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कल्टिवेटर, यानी खेती करने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है फार्म प्रोडक्शन सिस्टम, कृषि उत्पादन प्रणाली में ग्रोथ करना। नेक्स्ट है लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम, उनके रोजी रोटी यानी आजीविका में सहायता सिस्टम के द्वारा विकास करना। तो इस प्रकार हमने इस योजना में देखा कि NWDPRA क्या है, इसके टर्म्स क्या हैं और इसमें इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या प्रॉफिट हैं किसानों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NMSA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन रैनफेड एरियाज, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर यूज इफिशियंसी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सनराइजिंग सोर्सेज कंजर्वेशन, यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस योजना में रैनफेड एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खेती को एकीकृत करना, इन्हांस करना, वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के लिए कैसे यूज करें, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ज़मीन के नमी को बनाए रखना, उसके कोरिजन को कम करना, और सेंट्रलाइजिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन, और रिसोर्सेज को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है NMSA ड्राइव्स इट्स मैंडेट फ्रॉम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर mission, which is one of the 8 mission outlined under National Action Plan on Climate Change NAPCC, यानी क्लाइमेट चेंजेज पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत 8 मिशंस को बनाया गया है, जिसमें लोगों ने NMSA को सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल माना है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर में ग्रोथ करने के लिए। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। फर्स्ट है टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिम्यूनरेटिव एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम, यानी इस योजना में कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनेबल हो और रीइम्यूनरेटिव हो, और उसे क्लाइमेट चेंजेस के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इस योजना का क्लाइमेट चेंजेस के अनुकूल बनाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर, यानी उपयुक्त मिट्टी और उसकी नमी के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षण करना या इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स etc, यानी इसमें माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, जुडिशियस यूज फर्टिलाइजर्स और खाद का यूज करना, इन सब चीज़ों का यूज करके सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशंस और उनके सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कैसे हम रासायनिक खादों को छोड़ करके पारंपरिक तरीकों से जो चले आ रही हैं, जैसे खाद का यूज करना और माइक्रो न्यूट्रिशंस का यूज करके कैसे मिट्टी की उर्वरता को मेंटेन करें, कैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनी रहे, इसको बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टू एक्सपेंड कवरेज फॉर अचीविंग मोर क्रॉप पर क्रॉप, यानी इस योजना में कम पानी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फसलों का उत्पादन किया जा सके, मोर क्रॉप पर क्रॉप, प्रति बूंद ज़्यादा क्रॉप कैसे हो, इसको बढ़ावा देना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन कंजक्शन विथ अदर ऑनगोइंग मिशंस, यानी किसानों और स्टेक होल्डर्स की क्षमता को विकसित करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए और भी जो मिशन चलाए जा रहे हैं उनसे जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
नेक्स्ट है टू पायलट मॉडल्स इन सेलेक्ट ब्लॉक्स फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ रैनफीड फार्मिंग बाय मेन स्ट्रीमिंग रैनफीड टेक्नोलॉजीज रैनफीड थ्रू NICRA एंड बाय लिवरेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर स्कीम्स। यानी इस योजना में रैनफीड एरिया में पायलट मॉडल्स अप्लाई करके इसमें खेतों के बड़े बड़े ब्लॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें कैसे एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए जो अन्य योजनाएं चल रही हैं जैसे NICRA एंड लेवरेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अदर स्कीम्स, इन सब से जोड़ करके कैसे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह भी है। नेक्स्ट है टू स्टेब्लिश एंड इफेक्टिव इंटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रियल coordination for accomplishing each deliverable of National Mission for Sustainable Agriculture under the aegis of National Action Plan on Climate Changes NAPCC। यानी NACCP योजना के माध्यम से कैसे क्लाइमेट चेंजेस पे वर्क किया जाए और डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए जिससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस योजना के तहत इसमें भी इसे बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैंडेट ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA मनरेगा? व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के क्या कोर ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या लक्ष्य थे, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। मैंडेट ऑफ मनरेगा। द मैंडेट ऑफ मनरेगा इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteers to do unskilled manual work। यानी मैंडेट मीन्स जनादेश, यानी लोगों की डिमांड पर। यानी मैंडेट ऑफ मनरेगा का जनादेश यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना जिसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होते हैं जो कोई भी एडल्ट मेंबर्स कर सकता है। यानी इस योजना के माध्यम से पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों के लिए, रूरल एरियाज के लोगों के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। मनरेगा के क्या उद्देश्य हैं यह देखते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग नॉट लेस देन 100 days ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एज अ guaranteed employment in a financial year to every household in rural areas as per demand, resulting in creation of productive assets of prescribed quality and durability। रूरल एरियाज में रूरल पीपल की डिमांड पर, ग्रामीण लोगों की डिमांड पर एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देना जिसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होते हैं जैसे सड़कें बनाना, नहरें खोदना और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें लोग काम करके जिसके परिणाम स्वरूप प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, निर्धारित गुणवत्ता और स्थायी प्रोडक्टिविटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ द पुअर। गरीबों की आजीविका और उनके रिसोर्सेज संसाधन के आधार को मजबूत करना है, बेस ऑफ द पुअर। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, यानी सामाजिक समावेश को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना, यानी प्रोडक्टिवली इंश्योरिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गोल ऑफ मनरेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया बाय गारंटिंग वेब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी इंडिया के रूरल एरियाज में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों को, वल्नरेबल पीपल, कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसकी गारंटी देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। यानी भारत के रूरल एरियाज में रहने वाले कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी, रोजगार के अवसरों की गारंटी देना। नेक्स्ट है इनहेंस लेवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर थ्रू जनरेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वर्क्स लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल। यानी टिकाऊ निर्माण और ले जाने वाले कार्यों में मजदूरी, रोजगार के अवसरों को डेवलप करने के माध्यम से रूरल पुअर यानी गरीब लोगों की आजीविका में वृद्धि करना, इनहेंस लेवलीहुड सिक्योरिटी वृद्धि करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है रिजेन्युएट नेचुरल रिसोर्सेज बेस ऑफ रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को फिर से रीजनरेट करना, यानी उन्हें यूज में लाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट है क्रिएट अ ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट्स बेस, यानी रूरल एरियाज के लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव, टिकाऊ और उत्पादकता वाले योजना का विकास करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेड स्पेशली वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, यानी प्रोसेस ऑफ राइट्स बेस्ड लिटिगेशन, यानी अधिकार के कानून के माध्यम से एम्पावरमेंट ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज, आधिकारिक रूप से वंचित लोगों के लिए, स्पेशली उसमें वीमेंस, महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, पिछड़े लोगों, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों, इन सब लोगों का सशक्तिकरण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। एम्पावरमेंट मीन सशक्तिकरण। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग थ्रू द कंजर्वेंस ऑफ वेरियस एंटी पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स, यानी वेरियस एंटी पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव, विभिन्न गरीबी विरोधी
और लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स, आजीविका के लिए किए जाने वाले कार्यों, इसके बढ़ावे से हम डिसेंट्रलाइज को हम और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इससे पुअर पीपल्स को फायदा होगा। नेक्स्ट है डिपेंड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स बाय स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी पंचायती राज को मजबूत करने के लिए डिपेंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। यानी इस योजना में हमने देखा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और इसके क्या गोल हैं। मेन इतना याद रखिएगा कि इसमें रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट है ऑफ इंडिया फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर, यानी रूरल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या पॉलिसीज क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जिसमें फर्स्ट है सोशल सिक्योरिटी इज बोथ अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ सिस्टम, यानी सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के साथ साथ एक प्रणाली भी है, यानी यह एक सिस्टम भी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन नीड्स ऑफ सच प्रोटेक्शन बाय द स्टेट एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी, यानी यह स्कीम उन व्यक्तियों की सुरक्षा रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें एजेंट के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान करने की सुविधा होती है। नेक्स्ट है इन 2015 बजट ऑफ द गवर्नमेंट एंड अनाउंस फॉलोइंग थ्री सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन अ बिड टू मूव टुवर्ड्स creating a universal social security system targeted especially towards the poor and the underprivileged. द थ्री सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर, यानी 2015 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने विशेष रूप से रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों और पुअर लोगों के लिए 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इनोग्रेट किया या फिर लोगों के लिए लेकर के आए। जिसमें फर्स्ट है अटल पेंशन योजना एपीवाई, यानी अंडर एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिनिमम 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन की गारंटी का प्रावधान है, यानी जो इस योजना में अपना अकाउंट ओपन किया रहेगा उसे 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है ऑल द सब्सक्राइबर्स की डिमाइस द सपोज ऑफ द सब्सक्राइबर्स शैल बी इनिशिएटेड to receive the same pensions amount as that of the subscribers until the death of spouse, यानी सब्सक्राइबर्स यानी यूजर्स ये इस योजना में जिनका अकाउंट ओपन है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी यूजर की डेथ हो जाती है और यह स्कीम कंप्लीट नहीं हुई रहती है तो उसे उसके पति या पत्नी में से जिसकी भी डेथ हुई रहती है उसके घर वालों को यह पेंशन मिलती रहती है। नेक्स्ट है आफ्टर द डिमाइज ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर्स एंड the spouse, the nominee of the subscriber shall be initiated to receive the pension wealth as accumulated till age 60 of the subscribers, यानी दो यूजर्स हैं पति पत्नी यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने जिसको अपना नॉमिनी बनाया होगा उसे 60 वर्ष की आयु तक या 1000 से 5000 तक पेंशन पाने का अधिकार होगा। यानी यह योजना 18 से 40 साल के एज के लोगों के लिए है और यदि इसमें 18 से 40 साल के बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1000 से 5000 रुपए की पेंशन पति या पत्नी में से जो जीवित रहेगा उसे मिलेगी, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उन्होंने जिसे अपना नॉमिनी बनाया होगा उसे यह पेंशन 60 साल तक मिलती रहेगी। सेकेंड योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना में देखिए फर्स्ट पॉइंट है PMSBY ऑफर्स एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर ए 1 ईयर कवर, इट कैन बी रिन्यूड एनुअली, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अगर आप एक्सीडेंटली आपकी डेथ होती है या फिर विकलांगता आ जाती है डिसेबिलिटी कवर तो आपको इस योजना का लाभ मिलता है। यह योजना 1 साल के बाद फिर से आप रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर PMSBY द रिस्क कवरेज अवेलेबल इन इज आर 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी इस योजना में अगर यूजर्स की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा मिलती है, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी आती है आंशिक रूप से तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट है all individual single or joint bank account holders in the 18 to 17 year age groups are eligible to join PMSBY, यानी इस योजना में 18 से 70 साल के सभी अकाउंट होल्डर्स इस योजना को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है, यानी 18 से 70 साल के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा अगर उनकी इस बीच डेथ हो जाती है तो। नेक्स्ट है द प्रीमियम ऑफ RS12 पर एनुअल एज टू बी पेड बाय अकाउंट होल्डर्स, यानी इसका प्रीमियम आपको 12 रुपए प्रतिवर्ष अकाउंट होल्डर द्वारा भुगतान किया जाना है, यानी इसमें 12 रुपए आपको एवरी ईयर पेड करने पड़ते हैं, तभी आपको आपके एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसेबिलिटी आने पर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आपके परिवार को मिलेगी। यानी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको मरना पड़ेगा या फिर डिसेबिलिटी विकलांग हो जाए तभी आपको यह सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंप्लेंट्स और एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या अन्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जा रही है। यह योजना का लाभ बेसिकली गरीब लोगों और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को होता है। नेक्स्ट है थर्ड है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फर्स्ट पॉइंट है PMJJBY इज 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम विथ अ कवर ऑफ 2 लाख, यानी PMJJBY 1 साल की जीवन बीमा योजना है, इसमें भी 2 लाख रुपए का प्रावधान है, यानी 2 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट है कवरेज फॉर द
for death due to any reasons and is available to people in the 18 to 50 age group. Life cover up to age 15 having a saving bank account. यानी यह किसी भी कारण से आपकी डेथ हुई हो इसके लिए कवरेज प्रदान करता है। अभी आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखा होगा, उसमें अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है और परमानेंटली डिसेबिलिटी आती है तब उसका लाभ मिलेगा। इसमें आपकी किसी भी रीजन से डेथ हुई होती है तब आपको इसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें जो बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनकी आयु 18 से 50 साल के बीच की होनी चाहिए। यह सुविधा उन्हीं लोगों के लिए है। नेक्स्ट है, इट कम्स एट अ प्रीमियम ऑफ 330 पर एनुअल पर मेंबर एंड इज रिन्यूएबल एवरी ईयर। यह 330 रुपये, इसमें 330 रुपये पर ईयर आपको जमा करने पड़ते हैं और इसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। नेक्स्ट है, द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड ऑल अदर लाइफ इंश्योरेंस। यानी यह योजना अन्य सभी बीमाकर्ता द्वारा यह लाइफ इंश्योरेंस पेश की जा रही है। तो इस प्रकार हमने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर यानी गरीब लोगों के लिए जो इंडिया में सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है उसके बारे में हमने देखा। बेसिकली यह 3 है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अपकमिंग वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।